काशिवाज़ाकी कारिवा दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र है, जिसे 2011 के फुकुशिमा हादसे के बाद पहली बार 2026 में पुनः शुरू किया जा रहा है, ताकि जापान में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। लेकिन इसे शुरू करने से लेकर विवाद क्या है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार क्या चाहती है, सरकार ने क्या नीति बनाई है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में जानेंगे कि वर्ष 2011 में इसे बंद क्यों कर दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि यह आपको मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप 24,999 रुपए को भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है इतने ही पैसों में। और अगर आप इसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं तो कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा गीत। जैसे ही आप कैपिटल लेटर में कूपन कोड गीत लिखेंगे तो आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कहां से अप्लाई कर पाएंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप से, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस लिंक में आप क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप पर। वहां पर एक स्लाइड होगी, उस स्लाइड में आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो 8750187501 पर कॉल करके भी इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। ये कोर्स आपको कितने मोड्स में मिलने वाला है? तो ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश मोड में मिलेगा। इंग्लिश मींस क्लास कराई जाएगी हिंदी में और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। कब से शुरू है इसकी जीएस फाउंडेशन बैच? तो स्टूडियो जीएस फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम का शुरू हो रहा है 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी से और इंग्लिश का 5 फरवरी से। तो फिर देर किस बात की? यूपीएससी की तैयारी में समय लगता है, जल्दी से इस कोर्स को खरीद लें। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड इस्तेमाल कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें विजिट करके आपको ये कोर्स मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और आपका मन बदलता है और आप चाहते हैं कि दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाके आपको क्लास करना है, तो अगर आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, ये पूरी फीस आपकी उस सेंटर की फीस में एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल जाएगा और मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, इस अवसर का लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के सेशन को देखते हैं। आज का हमारा सेशन संबंधित है हाल ही में जो जापान का काशिवाज़ाकी कारिवा, ये क्या है? ये जापान में एक बिजली संयंत्र, परमाणु बिजली संयंत्र है और दुनिया का, क्षमता के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र है। और क्षमता के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा। ये खबर में क्यों आ गया है? क्योंकि इसे शुरू करने को लेकर जापान सरकार ने अपनी हामी भर दी है और इसके बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ठीक है, क्या विवाद है? जापान के काशिवाज़ाकी कारिवा परमाणु बिजली संयंत्र को 21 जनवरी यानी आज ही के दिन फिर से शुरू किया जा रहा है। फिर से शुरू किया जा रहा है। इसमें देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र है। क्षमता के आधार पर अगर हम बात करें, इसमें 7 रिएक्टर हैं। फिलहाल एक रिएक्टर शुरू हो रहा है। इसमें 7 रिएक्टर हैं, फिलहाल एक रिएक्टर शुरू हो रहा है। विवाद क्यों उपज रहा है? अगर इतनी ही खास बात है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा है, विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि इसे संचालित कर रही है टैपको। अब आप पूछेंगे कि ये टैपको क्या है? देखिए, टैपको वही कंपनी है जो 2011 के फुकुशिमा हादसे के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, और ये वही कंपनी है जो इस रिएक्टर का संचालन करने वाली है।
तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो इस कंपनी पर ये आरोप लगाते हैं कि ये कंपनी लगातार हादसों की जो भी गतिविधियां हैं उसे छुपाती है, अगर छोटे मोटे हादसे होते हैं तो नजरअंदाज कर देती है, वहां की सुरक्षा स्थिति को भी नजरअंदाज करती है। तो मुख्य रूप से जो मुद्दा है स्थानीय लोगों का विरोध का वो यही है कि संयंत्र जो कि निगाता प्रांत में स्थित है, लेकिन बिजली उत्पन्न हो रही है किसके लिए? टोक्यो के लिए। तो बड़े शहर की बिजली प्रोडक्शन को लेकर छोटे शहर क्यों भुगतेंगे? क्योंकि यह संयंत्र सक्रिय भूकंपीय फॉल्ट जोन पर स्थित है। कहां पर स्थित है? सक्रिय भूकंपीय फॉल्ट जोन, जहां पर भूकंप आते रहते हैं। ऐसी स्थिति, अगर ये परमाणु संयंत्र वहां स्थित है, इसका मतलब कि इसे मेल्ट डाउन होने की संभावना ज्यादा है अगर ज्यादा रिएक्टर का भूकंप आता है तो। और पहले भी ऐसा देखा गया है कि 2007 में भूकंप यहां पर आया है। आपात स्थिति में लोगों को बाहर निकालने की सुविधा यहां पर उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है बहुत बड़ी अगर आपात की स्थिति बनती है तो लोगों को एक साथ निकालना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं। 2011 में इसे क्यों बंद किया गया था? तो 2011 में भीषण भूकंप आया था इस क्षेत्र में और बहुत ज्यादा मात्रा में सुनामी आई थी। तो भूकंप और सुनामी का कॉम्बो इस क्षेत्र को, और भूकंपी प्लेट पर स्थित है ना, फॉल्ट जोन पर स्थित है, भूकंपी फॉल्ट जोन पर स्थित होने की वजह से बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। तो इस क्षेत्र में भारी तबाही मची थी। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में के 3 रिएक्टर मेल्ट डाउन हो गए थे जो 2011 की भूकंप और सुनामी के हादसे में, और करीब 18,000 लोगों की मौत हुई थी। इसलिए जापान ने सभी न्यूक्लियर रिएक्टर को उस समय बंद कर दिए थे। अब इसे वापस शुरू किया जा रहा है, इसलिए स्थानीय लोग ज्यादा चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है ये आने वाले जो भविष्य है उसमें नई विपदा, नई आप कह सकते हैं आपदा लेकर सामने आए। इसे क्यों शुरू किया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके शुरू करने के पीछे सरकार 3 मुख्य वजह बता रही है। पहले ऊर्जा संकट, दूसरी बढ़ती बिजली की मांग, और तीसरा सरकार का या जापान का जलवायु लक्ष्य। क्या है कारण? 2011 से पहले जापान की 1/3 बिजली परमाणु ऊर्जा से आती थी, लेकिन 2011 में जब हादसा हुआ तो परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ? 2023 में सिर्फ 8.5% बिजली ही परमाणु सोर्सेस से बनती है। लगभग 70% बिजली के लिए जापान कोयला, गैस और तेल पर निर्भर है, यानी हम कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है। और फॉसिल फ्यूल से बनने वाली जो बिजली है वह क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। इसका मतलब कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो इनके लक्ष्य हैं उसे पूरा करना तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि ये बिजली के लिए फॉसिल फ्यूल का सहारा ना ले, तो फॉसिल फ्यूल का सहारा ना छोड़ें। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें परमाणु ऊर्जा का सहारा लेना होगा। इसलिए नई योजना के अंतर्गत सरकार ने क्या सोचा है कि 2040 तक परमाणु ऊर्जा का 20% इस्तेमाल किया जाना है। अभी तक कितना है? 8.5%। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि हमें जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग करके हम बिजली बना रहे हैं जो कि अभी 70% है, हमें 30 से 40% तक इसे घटाना है। और खुद जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची खुले तौर पर परमाणु ऊर्जा का समर्थन कर रही हैं। ठीक है, कुछ और मुद्दे हैं जैसे कि अब क्यों शुरू किया जा रहा है इसे। तो जापान के सामने, जैसे हमने बात की, 3 प्रमुख चुनौतियां हैं, 3 बड़ी मजबूरियां हैं। ऊर्जा संकट, जापान प्राकृतिक संसाधनों में गरीब देश है और हम सभी जानते हैं उसकी लोकेशन ऐसी, स्थिति ऐसी है, भौगोलिक स्थिति के कारण क्या है, वहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। तो वो प्राकृतिक संसाधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, जैसे तेल, कोयला और गैस के लिए वह आयात पर निर्भर है। दूसरों देशों से वह आयात करता है और तब जाकर वह बिजली बना पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है जापान में। जैसे जलवायु लक्ष्य, 2050 तक जापान ने अपने जलवायु लक्ष्य को पूरा करने की बात कही है, लेकिन अगर वह रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जाएगा या वह तेल, गैस और कोयला से ही बिजली बनाएगा तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का जो जापान का लक्ष्य है उसके लिए जरूरी है संयंत्रों का खुलना। जापान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है। चीन के बाद चीन, अमेरिका, भारत और रूस के बाद यह 5वां CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। ऐसे में उसे अपने गैस, तेल, कोयला आदि पर निर्भरता को कम करना होगा।
जापान की जो ज़रूरतें हैं, वहाँ पर एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती है और ऐसी टेक्नोलॉजी में ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। इसलिए बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए संयंत्रों को खोला जा रहा है। तो बढ़ती बिजली की मांग, एआई, डेटा सेंटर, डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण बिजली खपत तेजी से बढ़ी है। सरकार मानती है कि परमाणु ऊर्जा के बिना लक्ष्य हासिल नहीं होंगे, इसलिए संयंत्रों को खोलने की बात चल रही है। बात कर लेते हैं कि सुरक्षा इंतजाम को लेकर सरकार ने क्या कहा है। सुरक्षा इंतजाम को लेकर सरकार और टेपको, जैसे कि हमने बात की टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के बारे में, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि हमने संयंत्र के चारों तरफ 15 मीटर ऊंची सुनामी दीवार बनाई है और ऊंचाई पर आपातकालीन पावर सिस्टम भी लगाए हैं। सख्त परमाणु सुरक्षा नियमों को भी लागू किया है। लेकिन वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये कंपनी ऐसे दावे पहले भी कर चुकी है और अभी हाल ही में एक सिस्टम को, अलार्म सिस्टम को चेक किया गया जो कि नाकामयाब, आप कह सकते हैं कि उसने अलार्म, वो काम नहीं हो पाया, सफल नहीं कर पाया अपने काम को। हाल ही में अलार्म सिस्टम क्या हो गया, टेस्ट में फेल हो गया। अन्य कंपनियों पर भूकंपीय डेटा छुपाने के भी आरोप लगाए गए हैं, जिससे लोगों का भरोसा और कमजोर हो गया है। यही इसकी मुख्य वजह है। असली अगर हम बात करें कि बहस का मुद्दा क्या है, बहस का मुद्दा है ऊर्जा सुरक्षा बनाम जन सुरक्षा। क्योंकि जापान में अगर ऊर्जा सुरक्षा चाहिए तो जरूरी क्या है कि वहां पर कुछ अन्य उपाय देखने होंगे, नहीं तो क्या प्रभावित होगी, जन सुरक्षा प्रभावित होगी, जन सुरक्षा प्रभावित होगी। तो क्या टोक्यो की जो जरूरत है बिजली की आपूर्ति के लिए, या टोक्यो को जो जितनी बिजली की जरूरत है, क्या यह छोटे राज्यों या जापान के छोटे जिलों को खतरे में डालकर ही प्राप्त की जा सकती है? यही सवाल खड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान रखें, दृष्टि आईएएस लेकर आया है गणतंत्र दिवस सेल, जिसमें आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज पर मिलने वाला है 50% का डिस्काउंट, 50% तक का डिस्काउंट और बुक्स पर 25% का। जल्दी ही आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। 8750187501 पर कॉल करके इसके बारे में आप अन्य जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। प्रश्न है, काशिवाज़ाकी कारिबा परमाणु संयंत्र को 2011 में क्यों बंद कर दिया गया था? ऑप्शन ए, तकनीकी खराबी के कारण, ऑप्शन बी, आर्थिक कारणों से, ऑप्शन सी, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद, ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।